आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज एक बार और हम लोग फिर से एक बहुत ही ये ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा लेकर के आपके सामने ये फिर से ये प्रस्तुत हुए हैं। और आज की जो चर्चा है वो इस बात पे ये केंद्रित है कि आपको मालूम होगा कि अभी फिलहाल में ही आरएसएस के जो महासचिव एक है ये दत्तात्रेय होसबोले साहब, तो उन्होंने ये कह करके एक प्रकार से राजनीति के तूफान ये ला दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से, यानी कि हमारे ये संविधान का जो ये प्रियम्बल है उसकी ये प्रस्तावना में से ये दो शब्द है, इन दो शब्दों को हटाया जाए। और उनका ये कहना है कि ये दो शब्द है, ये दो शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये 1976 यानी कि ये संविधान के ये 42वें ये संविधान संशोधन के द्वारा वो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये जोड़े गए थे। और ये जो दो शब्द है, ये दो शब्द हमारे ये संविधान के ये मूल संविधान में ये मौजूद नहीं थे। और एक ऐसे ये टाइम में इन दो शब्दों को ये जोड़ा गया जबकि भारतवर्ष में इमरजेंसी लगाई गई थी ये श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में आपको ये श्रीमती यानी कि इंदिरा गांधी के ये प्रधानमंत्रित्व ये काल में 1975 में भारतवर्ष में आपको इमरजेंसी को लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और लगभग ये यानी कि 2 सालों तक ये रही, 77 तक। और इसी दरमियान हमारे ये संविधान में ये बहुत सारे ये संशोधन किए गए। और जिस एक्ट के द्वारा, जिस ये संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में आमूल चूल ये परिवर्तन ये कर दिए गए, उसी ये संशोधन ये कानून को हम लोग ये 42वें ये संविधान संशोधन कानून ये बोलते हैं। और इसको यानी कि लीगल क्षेत्र में या कॉन्स्टिट्यूशनल ये फील्ड में इसे ये आपको ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मतलब एक प्रकार से जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने ये भारतीय संविधान के यानी कि लगभग हर एक ये प्रावधान में, हर एक इंपॉर्टेंट ये प्रावधान में एक प्रकार से उन्होंने ये छेड़छाड़ ये की थी इस संविधान संशोधन अधिनियम के यानी कि उसके यूज से। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रियम्बल में ये दो शब्द ये जोड़े गए, जो कि एक वो सेकुलर ये वर्ड है और दूसरा सोशलिस्ट। और इसके साथ साथ एक शब्द और भी ये जोड़ा गया था और वो इंटीग्रिटी वर्ड था, यानी कि अखंडता ये शब्द। हालांकि उस ये शब्द के बारे में ये बहुत ज्यादा यानी कि उसमें इश्यूज नहीं है, लेकिन इन दो शब्दों को लेकर के आपको ये समय समय पे विपक्षी दलों के द्वारा या हमारे देश की ये राजनीति के एक सेक्शन के द्वारा हमेशा ये आवाज उठाई जाती रही है कि चूंकि ये जो दो शब्द है ये मूल संविधान में मौजूद नहीं थे और इसको ये 42वें ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया ये इंदिरा गांधी की ये सरकार के द्वारा, तो आपको ये जो दोनों शब्द है इसको हटाया जाए हमारे ये संविधान से। तो एग्जैक्टली यही ये दत्तात्रेय होसबोले साहब का भी ये कहना था। और एक्चुअली ये ओकेजन था कि चूंकि ये 25 जून को 1975 में वो इमरजेंसी ये लगाई गई थी इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा, तो यानी कि इमरजेंसी को याद करने के लिए, मतलब इस देश को याद दिलाने के लिए कि कांग्रेस की सत्ता ने हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगाई थी। और इसके बारे में ये कोई दो शंका नहीं हो सकती है
कि जो नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी उस टाइम में यानी 75 में, वो हमारे हमारे ये लोकतंत्र के इतिहास के ऊपर एक काला धब्बा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसी में ये पूरा देश जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम की तरफ एक यूनिटरी स्टेट की तरह वो काम करने लगता है और जो ये नागरिकों को जो मिले हुए जो फंडामेंटल ये राइट्स है, अधिकतर ये फंडामेंटल राइट्स उस समय ये सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव का शासन हो जाता है, मतलब जो ये केंद्रीय सरकार है उसी का इस पूरे ये संपूर्ण देश के ऊपर ये शासन हो जाता है और वो बिना अकाउंटेबल हुए यानी कि बिना उत्तरदायी हुए वो शासन करती है पूरे ये देश के ऊपर, और जिसमें कि जो नागरिक अधिकार होते हैं उसका हनन होता है, पावर का मिसयूज हुआ है। तो ऐसी ये बहुत सारी ये घटनाएं हुई है इमरजेंसी के दरमियान, जो कि ये लोकतंत्र के ऊपर ये धब्बा है और इस चीज से इनकार ये नहीं किया जा सकता है। तो उसी एक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जब भारतवर्ष में इमरजेंसी को लगाई गई थी तो देश के लोगों को याद दिलाने के लिए कि हां, यानी कि ये कांग्रेस के शासन में ये 75 में 1975 में भारतवर्ष में इमरजेंसी ये लगाई गई थी और आप लोगों को ये सत्ता से ये सतर्क रहना चाहिए। तो उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे ये विपक्षी, मतलब जो उसके ये सपोर्टिंग जो ये दल है, उन लोगों के द्वारा यानी कि पूरे देश में ये जगह जगह ये भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन ये किए गए, जिसमें कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी ये भर्त्सना की गई और ये बोला गया कि ये भारतीय इतिहास में एक काला ये धब्बा था। तो उसी एक क्रम में होसबोले साहब का ये कहना था, एक जगह एक वह पब्लिक के मीटिंग ले रहे थे तो उनका ये कहना था कि भारतीय संविधान से, यानी भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना से इन दो शब्दों को वापस लिया जाए, यानी इनको हटाया जाए। अब आज जो हम लोगों की ये चर्चा है ये तकनीकी ये पहलू के ऊपर है और इस मुद्दे का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये डायमेंशन है, जो ये संवैधानिक इसका ये डायमेंशन है, उसके ऊपर हम लोग ये चर्चा ये करने जा रहे हैं। ये चर्चा विशुद्ध रूप से राजनीतिक ये चर्चा नहीं है, मतलब ये दोनों शब्द हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए, इसके बारे में हम लोग कोई ओपिनियन ये नहीं देने जा रहे हैं, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से कोई ओपिनियन ये नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ये क्या था और क्या इसके इम्प्लीकेशंस है। तो उसके बाद से जो भारतवर्ष की ये प्रबुद्ध ये जनता है वो खुद से इस चीज को डिसाइड कर सकती है कि क्या वास्तव में इन दोनों ये शब्दों का हमारे संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाना क्या जरूरी है। तो हम लोग ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये दो शब्द जो है खास करके ये जोड़े गए ये कहां पे। तो ये दो शब्द ये जोड़े गए हमारे संविधान की प्रस्तावना में, और ये प्रस्तावना जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ये प्रीएम्बल, यानी कि जैसे कि कोई बुक होती है तो उस बुक का ये शुरुआती दौर में भी आपने ये देखा होगा कि ये शुरू के पेज में उसका इंट्रोडक्शन रहता है और इंट्रोडक्शन इस बारे में बताता है कि इस बुक के अंदर यानी इसका इसेंस क्या है, इसका सब्सटेंस क्या है और आपको ये किन बातों के बारे में चर्चा की गई है, इसमें ये किन ये सिद्धांतों का वर्णन किया गया है या विषय वस्तु क्या है या उस बुक की ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में ये चर्चा रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे देश का जो संविधान है वो समझिए कि एक वह किताब है और इस किताब के आपको शुरुआती दौर में ही यानी कि शुरू में ही, यानी कि जब हमारा ये संविधान ये शुरू होता है उससे ये पहले ही हमारे इस संविधान का एक इंट्रोडक्शन है
और इंट्रोडक्शन को ही ये प्रस्तावना बोलते हैं या उसी को ये प्रियम्बल बोलते हैं। और प्रियम्बल में उन सब सारी बातों को रखा गया है, वो बातें लिखी गई हैं जो कि हमारे ये संविधान का ये सब्सटेंशियल एस्पेक्ट है। मतलब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो गाइडिंग स्पिरिट है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, या हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओवरऑल वो किन ऑब्जेक्टिव्स को या किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है वो भारतवर्ष में, तो उसी के बारे में उसमें ये लिखा गया है। और वो स्टार्ट होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आपने भी इस चीज को ये पढ़ा होगा और ये तमाम ये बुक्स में ये प्रियम्बल जो है वो पूरा का पूरा लिखा होता है। वो एक पेज में लगभग वो चीज आती है। तो एक चीज ये समझा जाए कि जो ये संविधान की ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग क्या है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ये प्रस्तावना को ये किस रूप में वो ये ट्रीट करता है, इसको ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि विभिन्न वादों के पश्चात यानी कि बहुत बार ये मामला जो है वो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और अंतिम रूप से उसने यही विनिश्चित आपको ये किया है, मतलब इसी चीज को डिसाइड किया है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रियम्बल है, जो उसकी ये प्रस्तावना है, वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि हमारे ये संविधान का अभिन्न अंग है। यानी हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग होते हुए भी ये जस्टिफिएबल नहीं है, मतलब ये निर्वचनीय नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर कोई मामला ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये जाता है, तो फिर यानी कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रस्तावना का सहारा लेकर के उसके आधार पे कोई ये जजमेंट जो है ये पास ये नहीं किया जा सकता। मतलब कि प्रस्तावना के बारे में जो वास्तविक स्थिति है, जो लीगल स्थिति है, जो कानूनी स्थिति है, वो ये है कि प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट होते हुए भी, अभिन्न अंग होते हुए भी वो यानी कि जस्टिफिएबल नहीं है, वो निर्वचनीय नहीं है। इसका यह अर्थ है कि जुडिशरी जो है वो जो कुछ भी ये प्रस्तावना के अंदर ये लिखा गया है, उन चीजों का यानी कि उन बातों का वो सहारा लेकर के वो किसी केस को डिसाइड ये नहीं कर सकती है। मतलब इसको ये दूसरे रूप में ये समझा जाए कि अगर मान लीजिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा है कि हमारा जो ये देश है वो एक सोशलिस्ट या सोसाइटी की तरफ वो ये मूव करेगा, यानी कि एक समाजवादी या सामाजिक व्यवस्था की तरफ हमारी जो इकोनॉमी है या हमारे देश की जो आर्थिक ये व्यवस्था है ये मूव करेगी। तो इस ये प्रावधान को लेकर के ये कोई भी ये व्यक्ति ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए राइट यानी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में यानी अधिकार पूर्वक वो जाकर के इस चीज की डिमांड ये नहीं कर सकता है कि चूंकि ये बात ये प्रस्तावना में लिखी है कि जो भारतवर्ष की जो आर्थिक व्यवस्था है या हमारा जो ये समाज है ये एक सोशलिज्म की तरफ ये मुड़ेगा, ये समाजवाद की तरफ उसको ये ले जाया जाएगा। तो अगर कोई सरकार वो नहीं ले जा रही है तो फिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाकर के कोई व्यक्ति एज ए राइट इस चीज का डिमांड ये नहीं कर सकता है, मतलब ये जस्टिफिएबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोलता है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है
उस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यह है कि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो संपूर्ण फिलॉसफी है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो संपूर्ण ये दर्शन है, वो उसमें ये दिया गया है। और ये सरकारों के लिए और पार्लियामेंट के लिए और आपको राज्य की विधानसभाओं के लिए भी और ये राज्य सरकारों के लिए भी वो एक गाइडिंग स्पिरिट है, एक गाइडिंग ये लैंप है। मतलब वो मसाल है जो कि वो रास्ता दिखाता है, वो टॉर्च है जो कि ये रास्ता दिखाता है कि आपको ये किस ढंग से यानी कि ये काम ये करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोलता है, ये ध्यान से इन चीजों को ये समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोलता है कि हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल है, उसका इस्तेमाल हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में यानी उसकी ये व्याख्या करने में उसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये जुडिशरी को ये लगता है कि उसको कोई ये गाइडेंस की जरूरत है, यानी कि अगर उसके पास कोई कानून जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए गया या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो रिव्यू के लिए गया, तो जुडिशरी को अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किस दिशा में ये कार्य करें या हम कौन सा स्टैंड लें, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारे देश की जो ये प्रस्तावना है हमारे यानी कि संविधान की, उस ये प्रस्तावना का इस्तेमाल ये किया जा सकता है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, यानी उसकी ये व्याख्या करने के लिए। लेकिन प्रस्तावना का इस्तेमाल जो है वो किसी ये केस को यानी डिस्पोज करने के लिए यानी कि न्याय निर्णयन में उसका इस्तेमाल ये नहीं किया जा सकता है, वो जस्टिफिएबल नहीं है। तो एक तो स्थिति ये स्पष्ट हो गई। अब बात उठती है कि ये जो दो शब्द ये जोड़े गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यानी कि 42वें ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि इनके अर्थ को यह समझना जरूरी है। एक तो शब्द ये जोड़ा गया कि हमारा देश ये सेकुलर होगा। अब ये सेकुलर एक इंग्लिश वर्ड है और इसके ये दोनों ही इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। मतलब इसका जो हिंदी रूपांतरण है ये धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है और पंथ निरपेक्ष भी हो सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी कि भारतीय ये संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ये क्लियर किया है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में जिस ये सेकुलर वर्ड का यूज ये किया गया है, इसका अर्थ ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि ये पंथ निरपेक्ष है। यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही ये पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल ये किया जाता है। अब इन दोनों ही शब्दों के बीच में यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष और ये पंथ निरपेक्ष के बीच में एक बहुत ही महीन अंतर है। धर्मनिरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यानी कि आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और खास करके यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में यह माना जाता है कि राज्य का यानी कि सरकारों का ये रिलीजन के साथ ये कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट यानी स्टेट यानी राज्य और चर्च यानी कि जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के बीच बिल्कुल वाटर टाइट ये कंपार्टमेंट्स की स्थिति है। यानी कि इन दोनों ही संस्थाओं का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो राज्य जो है यानी कि जो सरकार है या राज्य के जो अन्य जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यानी कि बिना किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन से इंटरफेरेंस या इंटरफेयर हुए या किसी भी प्रकार से वो उससे अफेक्टेड हुए आपको हुए बिना उनको ये कार्य करना है।
मतलब धर्मनिरपेक्ष के ये कॉन्सेप्ट में स्टेट और चर्च इन दोनों के बीच, क्योंकि वहां वेस्टर्न कंट्रीज में ये मोस्टली वहां के लोगों के द्वारा ये क्रिश्चियनिटी ही ये फॉलो की जाती है, तो ये चर्च जो है वो सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को, तो रिलीजन को। यानी कि रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर उसके हेड के रूप में ये चर्च को यानी कि यहां पे ये बोला जा रहा है। मतलब राज्य यानी कि गवर्नमेंट और ये चर्च के बीच ये किसी भी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा और कंप्लीट ये सेपरेशन होगी। और इस सिद्धांत के आधार पे वहां की सरकारें जो है वो काम करती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी देश है वहां के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में या वहां के जो ये राजनीतिक जो लोगों का जीवन है उस ये राजनीतिक जीवन में रिलीजन की बात ये बिल्कुल भी नहीं की जाती है। और ये रिलीजन को यानी कि उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसको जो उस यानी कि काम के लिए जो संस्था है यानी कि आपको ये चर्च जो है उसके ऊपर ये छोड़ दिया गया और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। तो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भारतवर्ष में ये पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा जो स्टेट होगा मतलब हमारी जो ये गवर्नमेंट होगी उसको वो किसी पार्टिकुलर ये रिलीजन को ये प्रमोट नहीं करेगी, किसी खास धर्म को ये प्रमोट नहीं करेगी और किसी और उसका कोई राज धर्म भी नहीं होगा। और ये राज्य के द्वारा यानी कि ये सरकार के द्वारा हर एक धर्म को एक दृष्टि से ये देखा जाएगा, एक समान ये ट्रीट किया जाएगा और हर एक धर्म को ये फलने फूलने के लिए उसको ये मौका या जो भी उसका उचित एनवायरमेंट है ये प्रोवाइड ये किया जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड और ये पंथ निरपेक्ष ये वर्ड में एक बहुत ही महीन अंतर है। और भारतीय ये संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोला है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो ये पश्चिमी ये कॉन्सेप्ट है ये धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो लागू नहीं होता है। और हमारे यहां सेकुलरिज्म का बस केवल ये मतलब है कि हमारे देश का हमारी ये गवर्नमेंट का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को एक प्रकार से ये ट्रीट किया जाएगा और जो भी लोग हैं वो देश के अंदर और उनकी जो भी ये धार्मिक जो उनकी भावनाएं हैं या उनके धार्मिक जो विश्वास है ये उनका ये फंडामेंटल राइट होगा, उनका मूलभूत अधिकार होगा कि वो अपना ये फ्रीडम ऑफ ये कॉन्साइंस जिसे बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कल्चरल आपको ये फ्रीडम हर एक व्यक्ति को या हर एक ये ग्रुप को अपने अपने ये धर्म को, अपने अपने ये कल्चर को, अपने अपने ये लैंग्वेज को ये मानने का जो अधिकार है या उसको आगे बढ़ाने का अधिकार जो है वो हर एक व्यक्ति को या हर एक ये ग्रुप को ये आपको ये प्राप्त है। और तो और हमारा संविधान इस भी चीज की व्यवस्था करता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो रिलीजन में विश्वास ही नहीं रखता है, यानी कि अगर उसको ये भगवान में ये विश्वास ही नहीं है, अगर वो एथेइस्ट है यानी नास्तिक है या आपको जिसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं, जो एग्नोस्टिक है, जो उस विचारधारा का ये व्यक्ति है उसको भी उतना ही अधिकार प्राप्त है अपनी उस विचारधारा को मानने का जितना कि एक इस्टैब्लिश्ड ये धर्म के किसी व्यक्ति के अनुयायी को ये प्राप्त है। तो भारतीय संदर्भ में ये पंथ निरपेक्ष का ये मतलब है या सेकुलर होने का ये मतलब है। तो बात यहां पे ये उठती है कि अगर इस वर्ड को या सेकुलर वर्ड को अगर हटा भी दिया जाए हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रेम्बल से, उसकी प्रस्तावना से अगर हटा भी दिया जाए तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स ये दिए हुए हैं उन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल ये 25 से लेकर के 28 तक
अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो अधिकार हासिल हैं भारतवर्ष के ये नागरिकों को, अपने ये धर्म को मानने का अधिकार, अपने ये कंसाइंस को मानने का अधिकार, अपने ये कल्चर को आगे बढ़ाने का अधिकार, यानी कि जो ये कल्चरल और लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस जो राइट्स होती हैं, यानी कि जो धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो अधिकार होते हैं भारतवर्ष के नागरिकों को, ये तो फंडामेंटल राइट के रूप में ही ये प्रोटेक्टेड है। उसके साथ ये किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तो ये की ही नहीं जा सकती, या उसमें जो यानी कि छेड़छाड़ है वो केवल उन्हीं आधार पे की जा सकती है जिन आधारों का वर्णन हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। तो अगर इस शब्द को हटा भी दिया जाए, सेकुलर वर्ड को हटा भी दिया जाए, तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जैसा ये नेचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी ये फिलॉसफी है, उसके ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है वो निर्वचनीय नहीं है, वो जस्टिफिएबल नहीं है। तो ये जो शब्द है, अगर वो ये रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रिएम्बल में, तो ये एक वो शोभा की वस्तु है जो कि इस चीज को ये बता रहा है, यानी कि ये कन्विक्शन को ये और ज्यादा ये मजबूत कर रहा है कि हमारे ये देश के अंदर रिलीजन के आधार पे स्टेट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये किसी भी प्रकार का भेदभाव ये नहीं किया जाएगा, और हर एक धर्म के लोगों को आगे ये बढ़ने की या अपने ये धर्म का ये प्रचार प्रसार करने की, यानी कि लेजिटिमेट तरीके से, क्योंकि ये तो ये वर्जित है कि आपको ये लालच दे करके या भय ये पैदा करके अगर अपने ये धर्म को ये बढ़ाना चाहते हैं तो वो तो इलीगल है। लेकिन ये लेजिटिमेट तरीके से, ये वैध तरीकों से हर एक व्यक्ति को, हर एक ये धर्म के लोग को अपने ये धर्म के जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं उसको ऑब्जर्व करने का, उसको एक्सरसाइज करने का और अपने ये धर्म को ये लेजिटिमेट तरीके से आगे बढ़ाने का अधिकार ये प्राप्त है। तो हमें नहीं लगता है कि इस वर्ल्ड के ये रहने से कोई विशेष ये प्रॉब्लम जो है यानी कि ये पैदा हो रही है। हां, ये जरूर है कि इसके यानी इंटरप्रिटेशन करने में, मतलब इस शब्द की ये व्याख्या करने में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार से ये व्याख्या हो सकती है, लेकिन हमारे ये संविधान की जो ये व्याख्या है, वो संविधान की ये व्याख्या करने का अधिकार जो है वो अंतिम रूप से हमारे देश की जो हायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास करना होगा, यानी अपनी ये जुडिशरी के ऊपर ये विश्वास करना होगा कि वो इन शब्दों का जो इंटरप्रिटेशन वो करेगी वो उचित ढंग से और ये कॉन्टेक्चुअल ये ढंग से वो करेगी। अब दूसरा एक शब्द आता है ये सोशलिस्ट, यानी कि उसमें ये लिखा गया, ये शब्द ये जोड़ा गया कि सोशलिस्टिक ये पैटर्न ऑफ सोसाइटी को डेवलप किया जाएगा भारतवर्ष में, यानी कि ये समाजवादी जो विचारधारा होती है उसके आधार पे भारतीय समाज को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी या भारतीय इकोनॉमी को ये ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश ये की जाएगी या उसको ये बदलने की कोशिश की जाएगी। तो इस भी ये शब्द के इंटरप्रिटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि यहां ये सोशलिज्म का अर्थ जो है वो मार्क्सिज्म नहीं है, यानी कि समाजवाद की विचारधारा हम लोग जानते हैं कि ये विचारधारा मार्क्सवाद यानी कि ये कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे उदय हुआ है, और समाजवाद की विचारधारा जो यानी कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो ये बोलती है कि समाज के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सारे उत्पादन के ये साधनों के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि आपको ये लैंड हो या फैक्ट्रीज हो या प्लांट्स हो, मतलब ये जहां कहीं भी ये प्रोडक्शन का काम होता है तो उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ए प्रोडक्शन।
तो उन सब सारे ये मीन्स ऑफ ये प्रोडक्शन के ऊपर ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए और किसी खास व्यक्ति का या किसी खास वर्ग का, जिसको कि कैपिटलिस्ट क्लास वो बोलता था, ये पूंजीवादी वर्ग वो बोलता था, उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये पूंजीपति जो लोग होते हैं, ये लोग यानी कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मानवीय श्रम का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और वो लोग हमेशा इस मोटिव से काम करते हैं, इस उद्देश्य से काम करते हैं कि अपने ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो कार्ल मार्क्स ये बोलता था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन ये साधनों के ऊपर किसी यानी कि व्यक्ति विशेष का या ग्रुप विशेष का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। और उसने ये बात बोली थी कि दुनिया के जो सारे ये मजदूर हैं वो सब इकट्ठे हो जाओ, वो यूनाइटेड हो जाओ और ये कैपिटलिस्ट जो ये वर्क है उससे उनका जो ये कैपिटल पावर जो है यानी कि मीन्स ऑफ ये प्रोडक्शन जो उनके पास है, यानी कि ये लैंड हुआ, फैक्ट्री हुई, ये सब ये छीन लो। और इस क्रम में यानी कि वो तो ये बोलता था कि अगर हिंसा का भी ये सहारा लेना पड़े तो शुरुआती दौर में हिंसा का सहारा लेकर के, और यानी कि ये पूंजीपतियों को उनके स्थान से हटाओ। खैर, मार्क्सिज्म को एक छोटे से यानी कि 5 मिनट में 10 मिनट में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसका जो बेसिक एसेंस था वो यही था। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये सोशलिस्ट वर्ड का यूज या सोशलिज्म वर्ड का यूज हुआ है, ये हार्ड कोर जो सोशलिज्म होती है, मार्क्सवादी जो विचारधारा होती है, इस पे आधारित नहीं है। और ये जो विचारधारा है वो ये कहती है यानी कि आपको सोशलिस्टिक के पैटर्न पे ये सोसाइटी का निर्माण हो, तो ये विचारधारा केवल ये कहती है कि भारतवर्ष के हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हो, जिससे कि यानी कि हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है उसका संचालन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि हर एक व्यक्ति को रोजी रोटी और ये रोजगार ये मिल सके, और हर एक व्यक्ति, ये गरीब से भी ये गरीब व्यक्ति जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ को, एक सम्मानजनक के जीवन को ये जी सके। हमारे यहां मतलब हमारे देश में ये कभी भी जो विशुद्ध रूप से जो मार्क्सवादी विचारधारा होती है, जिसमें कि हिंसा का भी ये कहीं ना कहीं स्थान है, उसको हमारे देश ने हमेशा से अस्वीकार किया है। इवन जो ये पंडित ये नेहरू भी जो थे, जिनको कि बहुत ही हार्ड कोर ये सोशलिस्ट माना जाता था, तो वो भी ये मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे 100% वो सहमत नहीं थे। वो डेमोक्रेटिक के सोशलिज्म की बात करते थे। इसका ये अर्थ है कि अगर कोई अमीर है तो अमीरों से ये धन को ये छीन करके ये गरीबों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तो और ये सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। अगर कोई अमीर है तो है, उसमें कोई ये बुराई की बात नहीं है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही कहता है कि अमीर भी आगे बढ़े, लेकिन कुछ खास प्रयास ये किया जाए वैसे लोगों के लिए जो कि दबे कुचले जो लोग हैं यानी सोसाइटी के अंदर, जो कि मेन स्ट्रीम ये प्रोग्रेस में नहीं है, तो उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ये ज्यादा ये पैदा की जा सके और उनको भी ये रोजी रोजगार और ये सब सारी चीजें मतलब एक सम्मानजनक के जीवन के लिए जिन जिन फंडामेंटल नीड्स की जरूरत पड़ती है, उन सारे ये फंडामेंटल नीड्स को वो लोग भी ये पूरा कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मतलब ये क्लियर कर दिया है कि भारतवर्ष में सोशलिज्म का ये मतलब नहीं है कि मार्क्सवाद की स्थापना कर दो और प्राइवेट सेक्टर को ये पूरी तरीके से ये खत्म कर दो। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए
कि अगर ये सोशलिस्टिक या सोशलिज्म वर्ल्ड के होने से अगर कोई असर यानी वास्तव में ये पड़ता, तो आज के डेट में हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था ये फ्री इकोनॉमी की तरफ वो ज्यादा मूव कर रही है। यानी कि ये बाजार पे आधारित जो आर्थिक व्यवस्था होती है, यानी कि ये कैपिटलिज्म पे आधारित जो आर्थिक व्यवस्था है उस तरफ ये ज्यादा मूव कर रही है। प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला जो है ये बढ़ते जा रहा है हमारे देश के अंदर। तो अगर ये एक राइडर होता, अगर ये शब्द अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन होता, तो फिर ये भारतवर्ष में जो हम लोगों ने यानी कि भारतवर्ष में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लागू किए गए, आर्थिक सुधार जो लागू किए गए और धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर की भूमिका को ये घटाई जा रही है हमारी इकोनॉमी में, और धीरे धीरे इकोनॉमी के लगभग हर एक सेक्टर में ये प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को ये बढ़ाई जा रही है, तो क्या ये संभव होता? तो इसीलिए इस वर्ड का ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। इन दोनों ही वर्ड्स जो हैं, अगर आप गलत ढंग से अगर इसकी व्याख्या कर दीजिएगा, या वो व्याख्या जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स डिफरेंट आपको हाई कोर्ट्स के द्वारा स्थापित जो ये व्याख्याएं हैं उससे इतर जाकर के अपना कुछ इधर उधर का ये दिमाग लगा करके अगर इनकी व्याख्या करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। लेकिन इन दोनों शब्दों का एक सही एक कॉन्टेक्स्ट में अगर इसकी ये व्याख्या को अगर आप ये समझते हैं, तो हमारी समझ में ये जो दोनों शब्द है वो किसी भी प्रकार से हमारे देश के ये संविधान या हमारे देश का जो मूल कैरेक्टर है, हमारे देश की जो आत्मा है, हमारे देश का जो एसेंस है, ये कहीं से भी ये आपको ये जो दोनों शब्द है उसमें वो कमी या उसको नहीं लाते हैं, या उसको वो किसी भी प्रकार से वो डिमिनिश वो नहीं करते हैं। तो हमारी समझ से ऐसा ये कोई ये बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है कि जिसको कि इतना पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, इतना इसका राजनीतिकरण हो जाए कि एक और ये संविधान संशोधन की जरूरत पड़े इन शब्दों को हटाने के लिए। हालांकि अगर किसी राजनीतिक दल के पास ये बहुमत है लोकसभा और ये राज्यसभा में, तो फिर ये संविधान को ये संशोधन करने लायक अगर उसके पास ये बहुमत है, तो वो संविधान को संशोधित वो कर सकती है और वो इन शब्दों को हटा सकती है। यानी कि भारतीय संविधान के संशोधन का जो ये प्रोसीजर है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ये 368, तो उसको वो अप्लाई करके वो इन शब्दों को हटा सकती है। तो अगर कोई पार्टी को अगर इतना ये बहुमत है वो हटाए, और अगर ये मामला ये चैलेंज होगा ये सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसका विनिश्चय करेगा, इसका निर्धारण करेगा कि इसको हटाना जो है वो उचित था कि अनुचित था। अब इन चीजों को लेकर के यानी कि समाज के अंदर ये वैमनस्य की स्थिति को ये पैदा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आशा है कि आप इस मुद्दे के ऊपर ये बहुत ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग वाला ये वीडियो ये तैयार हुआ है, और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार में तो नहीं, ये बार बार इसको ये देखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें यानी कि कौन सी बात ये बोली गई है। और आशा है आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग किसी नए मुद्दे के ऊपर ऐसे ही एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो को लेकर के फिर से बहुत ही जल्द आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।